आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन को। स्टैंडर्ड डिडक्शन किस केसेस में मिलती है, किस अमाउंट पे मिलती है, किस पर्सन्स को मिलती है और हमें क्या कोई प्रूफ सबमिट करने पड़ते हैं अगर हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को अवेल करना है तो वीडियो में हम पूरा का पूरा इन डेप्थ करेंगे डिस्कस। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो हमें सेक्शन 16(1)(a) में दी हुई है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो कौन कौन से पर्सन जो है वो अवेल कर सकते हैं। सैलरीड इंडिविजुअल, मतलब जिन इंडिविजुअल को सैलरी मिलती है, या फिर कोई पेंशनर है जो जो रिटायर होकर उनको पेंशन मिलती है, तो वो दोनों के दोनों ही सैलरीड इंडिविजुअल भी पेंशन इंडिविजुअल भी क्लेम कर सकते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन बाय डिफॉल्ट। उनको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई मनी स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ पर? तो अगर आपको सैलरी मिल रही है या फिर कोई पर्सन जो है वो रिटायर है उसको पेंशन मिल रही है, तो उन दोनों ही केसेस में जो है आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो अवेलेबल है सारे सैलरीड और पेंशनर पर्सन को, चाहे उनकी सैलरी की इनकम कितनी हो। ये नहीं कि कोई लिमिट दी हुई है कि अगर 5 लाख की इनकम है तभी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, 10 लाख की इनकम है तभी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। एवरी पर्सन जिनको सैलरी मिल रही है और पेंशन मिल रही है वो दोनों सभी की सभी जो है वो इजिली स्टैंडर्ड डिडक्शन को अवेल कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो सैलरी मिल रही है तो इसमें क्या जो एम्प्लॉयर है वो कौन सा होना चाहिए, मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कवर होती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कवर होती है? तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन कवर होती है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट में भी चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, पीएसयू हो, सारे के सारी चीजें ही आपकी यहाँ पर कवर होने वाली है। तो अगर कोई पर्सन है इनके अंडर जो है एम्प्लॉयमेंट करता है, उसको सैलरी मिल रही है या फिर पेंशन मिल रही है, तो वो इजिली जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो ये कर सकता है। तो देखो, जब भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करो या फिर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करो। तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना वो दोनों ही रिजीम्स में मिलती है। ओल्ड टैक्स रिजीम अगर आप ऑप्ट करते हो तो आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। ये जो अमाउंट है ना ये आपका फिक्स्ड होता है, ठीक है। और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हो आपको 75,000 की मिलती है। देखो पिछले साल तक तो है दोनों भी रिजीम में जो है सेम अमाउंट था 50,000, लेकिन अभी जो बजट आया है बजट 2024, इसमें जो है न्यू टैक्स रिजीम में जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा दिया गया है। तभी मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2024-25, मतलब कि जो इस साल की आप रिटर्न फाइल करोगे उसमें जो है अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं वो 75,000 के आप ये इजिली जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेल कर सकते हो। अगर आप एक चीज नोटिस करें तो गवर्नमेंट जो है वो सारी की सारी जो बेनिफिट्स है वो न्यू टैक्स रिजीम देने में ही को ही लगी हुई है, कि जितने भी जो बेनिफिट्स होते हैं, जितनी जैसे अगर स्लैब रेट भी आप देखो तो स्लैब रेट में भी जो इंक्रीज होता है वो भी न्यू टैक्स रिजीम में होता है। ओल्ड टैक्स रिजीम को वो एज इट इज ही रखे हुए हैं। तो मे बी वो इन फ्यूचर में ये सोचते हैं कि जो सारे पर्सन है, सारे इंडिविजुअल्स है, वो न्यू टैक्स रिजीम की ओर ही अट्रैक्ट हो और इसी को ही ऑप्ट करे, इसलिए उन्होंने जो न्यू टैक्स रिजीम को भी इस बार डिफॉल्ट टैक्स रिजीम जो है किया था। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 50,000 तक की, और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलेगी वो 75,000 तक की। अब केस ये आता है कि जो 50,000 और 75,000 क्या ये मंथली है या फिर एनुअली है, चलो इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करते हैं। तो ये मंथली है या फिर एनुअली है, जो डिडक्शन है 75,000 की या फिर 50,000 की वो पर एनम के लिए दी हुई है। अगर एक जो एम्प्लॉय है वो एक महीना भी काम करता है ना तब भी उसको 50,000 या 75,000 जिसमें भी वो जिस रिजीम में जाना चाहते हैं वो इजिली जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है अवेल कर सकता है। अब इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स एन एग्जांपल, अगर एक रजत नाम का एक पर्सन है, उन्होंने एबीसी लिमिटेड में जो है एम्प्लॉयमेंट की, लेकिन एक महीने के बाद ही उसने करके जॉब छोड़ दी और उसकी एक महीने की जो सैलरी थी वो 1 लाख रुपए थी। ठीक है, एक महीने के बाद उसने करके छोड़ दी और उसने पूरा साल जो है वो जॉब ही नहीं की, सिर्फ पूरे साल में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में
सिर्फ उसने एक ही महीने जॉब की, सिर्फ लगा लो मार्च में जनवरी में ही जॉब की उसने, जनवरी 2025 में, उसके बाद उसने छोड़ दी और पूरा साल वो आइडल बैठा हुआ था, तो सिर्फ उसके पूरे साल की जो सैलरी की इनकम है वो 1 लाख रुपए है। तो उस केस में जो उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलेगी, अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करता है तो उसको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, और अगर वो न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करता है तो उस केस में उसको 75,000 की मिल जाएगी। तो ये जो अमाउंट है ना, ये फिक्स्ड है, इसमें कोई फ्लक्चुएट नहीं होगा, चाहे आपने 1 महीना काम किया हो, चाहे आपने 2 महीने काम किया हो। लेकिन इन केस अगर जो रजत की सैलरी ही होती 40,000 की, उन्होंने जैसे 1 महीना ही काम किया जनवरी जनवरी में, तो उसकी सिर्फ 40,000 ही होती, तो उस केस में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती वो मिलती 40,000 की, क्योंकि अगर आप 50,000 अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लोगे तो नेगेटिव थोड़ी ना जाएगी आपकी इनकम, वो चीज के पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर जितनी आपकी इनकम है 75,000 या फिर 50,000, जो भी आप जिस भी टैक्स रिजीम ऑप्ट करें वो देखा जाएगा, और देखो 75,000 और जो भी आपकी सैलरी है विच एवर इज लोअर, तो उस अमाउंट से ही मिलेगी। तो यहाँ पर अगर उसकी जो इनकम है इस पूरे साल की सिर्फ सैलरी इनकम 40,000 ही है, तो उसको जो मैक्सिमम स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 40,000 की ही मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं। अब एक क्वेश्चन को और अराइज होता है, यहाँ पर तो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि रजत ने सिर्फ एक ही कंपनी में काम किया था, एबीसी लिमिटेड में। अगर इसी रजत ने एक साल में 3 कंपनीज में काम किया है, तो उस केस में क्या तीनों कंपनी की सैलरी के रिगार्डिंग हमें डिडक्शन मिलेगी, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन इन केस ऑफ मल्टीपल एम्प्लॉयर इन 1 ईयर। ठीक है, अगर एक ही साल में बहुत सारे एम्प्लॉयर्स उसने चेंज किए हैं तो किस कैसे, मैं जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, एक रजत है, उसने काम किया है एबीसी लिमिटेड के साथ 3 महीने, देन एक्स वाई जेड लिमिटेड के साथ उसने काम किया है नेक्स्ट 3 मंथ्स, देन उसने फिर से जॉब चेंज कर ली और आरएसटी लिमिटेड के साथ उसने काम किया है 6 मंथ। तो उस केस में देखो, एबीसी लिमिटेड से लेट्स एन एग्जांपल उसकी सैलरी आई 3 लाख की, देन XYZ लिमिटेड से अगेन 3 लाख की उसने सैलरी रिसीव की, देन RSS लिमिट से उसने 6 लाख की सैलरी रिसीव की, तो कुल मिला के उसकी सैलरी कितनी होगी पूरे साल की, 12 लाख रुपए। तो उस केस में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन आप कितना अवेल कर सकते हो, the standard deduction is available as a flat deduction from the total salary earned by the employee in particular financial year। एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी उसने टोटल सैलरी अर्न की है उस पे आपको फ्लैट डिडक्शन ही मिलेगी। दैट मींस देखो, इट डजंट डिपेंड ऑन अ नंबर ऑफ जॉब चेंज बाय द एम्प्लॉयर, डिपेंड नहीं करता कि आपने कितनी जॉब जो है वो चेंज की है। Hence, one flat deduction is available for the cumulative salary earned from all the employer। मतलब कि इस केस में जो आपको डिडक्शन मिलेगी, अगर इन केस आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो आपको 12 लाख में से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो मिल जाएगी 50,000 तक की, और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हो तो उस केस में आपको 75,000 तक की डिडक्शन मिलेगी। तो अगर आपने बहुत सारे एम्प्लॉयर चेंज किया तो उससे कोई भी मतलब नहीं है, आपको जो मिक्स फिक्स्ड है वो इतनी ही मिलेगी। क्लियर, यहाँ पर आपको ये भी समझ आ गया होगा, ये नहीं है कि अगर आपने 3 एम्प्लॉयर चेंज किया तो आप 3 बार 75,000 प्लस 75,000 प्लस 75,000 3 बार आपको डिडक्शन मिलेगी, जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्लियर यहाँ पर। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि चलो हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन तो हमें मिल जाती है 50,000 की 75,000, क्या इसके लिए हमें कोई डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कराने पड़ेंगे, तो चलिए इस पर हम डिस्कस करते हैं। Documents required for standard deduction. No supporting documents are required to claim the standard deduction for salary income। कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट्स लगाए, ये जो है ये आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम के द्वारा मिल जाता है। मतलब जब अपनी रिटर्न फाइल करते बैठते हैं तो आपने जब जैसे सैलरी की इनकम डाली ना, तो आपको ऑटोमेटिकली ही स्टैंडर्ड डिडक्शन में का अमाउंट जो मिल जाता है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करें तो आपको उस केस में 75,000 तक की डिडक्शन सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड कर देगा, और अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया तो उस केस में आपको 75,000 की मैंने बता दिया, और अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट किया तो उस केस में आपको 50,000 तक के डिडक्शन जो है वो मिल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस आपकी क्या है, वो इनकम होनी चाहिए, वो सैलरी की इनकम या फिर पेंशन की इनकम होनी चाहिए। अब एक और एग्जांपल हम समझते हैं। देखो, इन केस अगर आपकी जो सैलरी की इनकम है वो आई है 40,000 तक की, ठीक है, और आपकी बैंक में कोई एफडी चल रही थी, उस पे आपको जो इनकम मिली है वो 10,000 की मिली है, तो क्या मेरी जो टोटल इनकम होगी 50,000 तक की होगी, तो क्या मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की मिल सकती है, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकती। जो आपकी जो सैलरी इनकम है ना 40,000, वो तो आपकी हो जाएगी एग्जम्प्ट,
उस पे तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, 40,000 यहाँ पर जीरो होगी सैलरी। लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट्स के 10,000 है ना, इस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो क्लियर, अगर आपकी कोई और इनकम है, अदर इनकम है, तो उससे आप उसके अगेंस्ट आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दी जाती, सिर्फ आपको सैलरी की इनकम पे ही स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाएगी। तो यहाँ पर हमें समझ लिया कि किन पर्सन को मिलेगी, और कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, चाहे आपकी जो एज है वो 20 ईयर्स है, 30 ईयर्स है, 40 ईयर्स है, 50 ईयर्स है, 60, 70, 80, कितने भी ईयर्स है, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है इजीली जो है अवेल कर सकते हो। सिस्टम ही दे देगा, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बस क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपकी सैलरी इनकम होनी चाहिए, आपकी पेंशन की इनकम होनी चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। देखो क्या हुआ था कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो किस लिए आया था, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा ना फेक ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस और मेडिकल अलाउंस वगैरह लेते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सब अलाउंसेस को खत्म कर दिया और एक जो फिक्स्ड है, एक फिक्स अमाउंट की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन देना शुरू कर दिया। तो इसीलिए आई थी ये। तो अगर क्या हम ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस और मेडिकल अलाउंस ले सकते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ, जो चीज बिल्कुल भी नहीं है। आप क्लास स्टैंडर्ड डिडक्शन ही ले सकते हैं, सिर्फ 50,000 75,000 तक की ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस और मेडिकल अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा। तो क्लियर यहाँ पर। देन अगर आप कोई फ्रीलांसिंग का काम करते हैं और आपकी इनकम आई है फ्रीलांसिंग से, तो क्या उसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। तो जो फ्रीलांसिंग की इनकम होती है ना, ये आपकी बिजनेस इनकम होती है, ये आपकी सैलरी की इनकम नहीं होती, ये आपकी खुद की, खुद आपने फ्रीलांसिंग का काम शुरू किया तो वो आपका खुद का ही बिजनेस प्रोफेशन का इनकम होता है, वो सैलरी इनकम नहीं होती। तो जो फ्रीलांसिंग की इनकम पे आपको कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दी जाती। देखिए जैसे I have an income from freelancing. Can I claim standard deduction? No, standard deduction is applicable only for individual having salary income या फिर pension income. Since freelancing is considered as an income from business and profession, same is not eligible for the standard deduction. तो उस पे standard deduction आपको नहीं दी जाएगी freelancing की income पे। तो होपफुली आपको समझ आया होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन का पूरा टॉपिक। अगर इस पे आपके कुछ डाउट्स है, कंफ्यूजन, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। प्लस कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर मैं जरूर एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।